Okay, so welcome, my friends, in the channel of Omniscient Academy, and myself Vaibhav Khare, and I'm going to tell you how the economics is perfectly work for the MPPSC syllabus. So जैसा कि आप सभी जानते हैं, and we all know that कि economics हमारे जो MPPSC का syllabus है इसमें almost 12% तक cover up करता है. So economics को completely decline करना है या फिर उसको आप focus नहीं कर रहे हैं, so that's not a case. You have to focus economics in a wider sense. As we all know that कि economics हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है. ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता है. हर कोई व्यक्ति, इवन द टीचर, मैं भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड मैं भी यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो एज वी ऑल नो दैट आई एम द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हर कोई किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है. द बिजनेसमैन, वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं. कैपिटलिस्ट हैं, उनका अपना काम रहता है. टीचर्स का अपना काम रहता है. इवन द पॉलिटिशियंस, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस रहते हैं, एंड दे ऑल आर वर्किंग परफेक्टली फॉर द कंप्लीटली सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी के सिलेबस में स्पेशली हमारे यहाँ पे 12%, ऑलमोस्ट 12% जो सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कंप्लीटली इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं. सो इकोनॉमिक्स को अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं या फिर डिनाई कर रहे हैं कि आप स्टडी नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बिग मिस्टेक करने के लिए जा रहे हैं. एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी मिस्टेक्स करें, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके मिस हों. सो मैं आपका दोस्त वैभव, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स के साथ डील करें और एमपीपीएससी के इस अपकमिंग एग्जाम्स में आप परफेक्टली उसमें हैंडल कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन. ओके, सो हेयर द मॉड्यूल्स, अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से हमें कवर अप करना है. मैं डेली आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल ओमनीशिएंट एकेडमी में, एंड यहाँ पे आप सभी इकोनॉमिक्स को पढ़ के समझ के डेफिनेटली आप एमपीपीएससी के एग्जाम्स को हिट कर सकते हैं. ओके, सो हेयर वी डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल्स, कि अपन जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द इश्यूज एंड द इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज इन इंडिया. सो सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि एमपीपीएससी ने इसे अपने सिलेबस का हिस्सा क्यों बनाया. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया इकोनॉमिक्स में ये सिलेबस में कंप्लीटली डिफाइन किया गया है द नेशनल इनकम, द मनी एंड द बैंकिंग, द टैक्स एंड द सब्सिडीज. ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द इकोनॉमिक्स, कि भैया इकोनॉमिक्स में ये सब जितने भी सिलेबस में हमें डिफाइन किया गया है, ये क्यों डिफाइन किया गया है. एज वी ऑल नो द रीज़न. अगर आप सभी रीज़न जानते हैं तो डेफिनेटली आपको एमपीपीएससी के एग्जाम्स में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को हिट करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी. ओके, सो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इस जो सिलेबस है इसको समझने में, कि इस सिलेबस में हम किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड यहाँ पे एग्जाम्स में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, सो वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. जैसे कि फर्स्ट हमने बताया कि इश्यूज एंड द इनिशिएटिव्स. तो फर्स्ट में है इश्यूज, इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज इन इंडिया. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत को आज़ाद हुए काफ़ी एक लंबा टाइम हो चुका है. 1947 में आज़ादी के बाद से हमने एक लंबे टाइम तक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स किए हैं. इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में, सर्विसेज में भी हमने रिफॉर्म्स किए हैं. अगर आप सभी जानते होंगे तो हम आप सभी को पता होगा कि जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में बहुत सारे मल्टीपल हमारे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स देखने को मिले हैं. उन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के कारण हमारे यहाँ की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा डिट्रियोट हो चुकी थी. एंड जो भी हमारे यहाँ की इकनॉमी थी, वो इकनॉमी एक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी. हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो अच्छे से ग्रो अप नहीं कर रहे थे. सो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए. सो उन रिफॉर्म्स को प्रॉपर सीक्वेंस में किस तरीके से एनालाइज किया है वो हम फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो जैसे कि आप सभी जानते हैं 1947 के बाद से हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन 1950 पे इस्टेब्लिश होती है. प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करने के बाद, प्लानिंग कमीशन 1950 पे इस्टेब्लिश करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट टारगेट बनाया. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ पे जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में था. किस में था? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में. अब क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, और मैं भी शायद आप लोग समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ही सबसे फर्स्ट क्यों आया. जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो ऑलमोस्ट 22% पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे पॉवर्टी सेक्टर से बिलोंग करती थी. ठीक है, एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो अप्रॉक्सीमेट, अगर आपको वैल्यू बताएं एज पर द एनसीईआरटीज, अप्रॉक्सीमेट 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में थी. किस में थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे.
सो जब एग्रीकल्चर सेक्टर पे 75% पॉपुलेशन बिलोंग करेगी, तो उस टाइम पे जो नेहरू जी थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, तो नेहरू जी से पूछा गया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप क्या रिफॉर्म्स करेंगे जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो यहाँ पे अपलिफ्ट हो सके, फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द 75% ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पे नेहरू जी ने क्या किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लेके आए, और वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के थे। वही सिंपल सी बात है, एक तीर से सारे एक तीर से बहुत सारे निशाने। तो डेफिनेटली उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लेके आए, और उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में 75% पॉपुलेशन अफेक्टेड है। ओके, तो यही हम कहते हैं कि ये फर्स्ट, सबसे पहले एग्रीकल्चर ही क्यों लिखा है, ये चीज समझो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर आया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज डिस्कस हुई है, सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमारे यहाँ पे क्या आया है, सेकेंड 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया है। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट इश्यूज एंड द इनिशिएटिव्स, तो इश्यूज क्या थे, सबसे फर्स्ट के जब भारत आजाद हुआ 1947 पे आजाद हुआ, तो सबसे पहले जो इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आई और पीपल्स की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन 1950 पे स्टैब्लिश हुई, और उसने सबसे फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट? ऑब्वियसली शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमें ये चीज समझना होगा कि नेशनल इनकम। ओके, सो नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं। फर्स्ट होती है प्रोडक्शन मेथड। कौन सी मेथड है? प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे लिए कौन सी है, गैस करो कौन सी हो सकती है? प्रोडक्शन मेथड। इसके बाद कौन सी मेथड होती है? टोटल 3 मेथड्स है। चलिए, हमने ये भी हिंट दे दिया आपको। नाउ प्लीज यू हैव टू गैस कि फर्स्ट मेथड हमारी यहाँ प्रोडक्शन मेथड है, सेकंड मेथड कौन सी मेथड है, बताइए। चलिए हम 1 मिनट देते हैं आपको, प्लीज आप सोचिए, बताइए कौन सी मेथड है। अरे आंसर लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में आप अपने अपने आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी आप हेजिटेशन नहीं करिएगा, किसी भी चीज़ को लेके हेजिटेट मत होइए। ओके, सो फर्स्ट थी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड, एंड नेक्स्ट मेथड हमारे यहाँ पे थी इनकम मेथड। कौन सी मेथड थी हमारे यहाँ पे? इनकम मेथड्स। ओके, नेक्स्ट मेथड हमारे यहाँ हमें समझने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो फर्स्ट मेथड है प्रोडक्शन मेथड, नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड, एंड द थर्ड मेथड है हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये 3 मेथड्स के थ्रू हम सबसे फर्स्ट नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सेकेंड मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्शन मेथड में हम किस तरीके से प्रोडक्शन मेथड को हम कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट इनकम मेथड में हमारी क्या मेथड्स होती हैं, हम किन फार्मूलाज का यूज़ करके किन किन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं इनकम मेथड्स में, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर मेथड इन द लास्ट वन। ओके, सो आप प्लीज़ जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में, हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको कवर अप करेंगे। ओके, सो द थर्ड वन इज़ द मनी एंड द बैंकिंग। तो सबसे फर्स्ट भैया मनी, मनी के यूजेस, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भैया, जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन जीना बेकार है। तो मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। तो हम मनी और बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इस पूरे मनी को रेगुलेट हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड आरबीआई बाबा करते हैं, तो आरबीआई को समझना, आरबीआई के फंक्शंस को समझना, जितने भी रेशियोज होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, जितने भी रेशियोज होते हैं, मल्टीपल रेशियोज होते हैं, उन सारे रेशियोज को समझना, उनकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, ये सारी चीज़ें हम अपने इस मॉड्यूल में कवर अप करेंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं टैक्स एंड सब्सिडीज़ में। टैक्स एंड सब्सिडीज़ में डेफिनेटली, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सब्सिडीज़ और टैक्सेस दो अलग अलग कहानियाँ हैं। सबसे पहली बात यह है कि टैक्सेस किसको मिलता है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्सेस किस पर्टिकुलर सेक्टर में दिया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस भी ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट लेती है आपसे, ना कि देती है। सब्सिडीज़ आपको देगी ना। ओके, सो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, सब्सिडीज़ आपको मिलती है। अब सब्सिडीज़ किसको मिलती है? जो सेक्शन डिप्राइव होते हैं उनको दी जाती है, जो नीडी होते हैं उनको दी जाती है, जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनको दी जाती है। सो देयर आर द सब्सिडीज ऑफ द 2 टाइप्स, द डायरेक्ट सब्सिडीज एंड द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? एग्जाम्पल दीजिए आप लोग, प्लीज बताइए। डायरेक्ट टैक्सेस, अरे भैया हर कोई क्या देता है? हर कोई इनकम टैक्स देता है। जब हर कोई इनकम टैक्स देता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स।
ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि आपने सभी देखा होगा, कभी आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी दिया होता है, एमआरपी। सो एमआरपी में क्या लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इंक्लूसिव, ब्रैकेट में दिया रहता है, इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। वो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस शिफ्टेबल होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन पे लगाए जाते हैं, बट एट द एंड कंज्यूमर उसको पे करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लैरिटी कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सब्सिडीज दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ओके, सो देयर आर द सब्सिडीज। मान लेते हैं इफ आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ समथिंग, मान लेते हैं हमने ये पैन लिया, ओके, एग्जाम्पल ऑफ द टेक पैन, ये पैन लिया। अब ये पैन बनाने के लिए मैं एक फर्म को इस्टेब्लिश करता हूँ और मैंने अपने फर्म पे यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर पे बढ़ाया। जब हमारे प्रोडक्शन यूनिट ने इस चीज़ का एनालिसिस किया तो हमें फाइंड आउट हुआ कि रॉ मटेरियल हमको बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। मान लेते जस्ट एन एग्जांपल कि ये जो रॉ मटेरियल्स में हमने यूज़ किया है वो रॉ मटेरियल हमको 5 रुपीज़ का मिला। ओके, अब हम जब इसका रॉ मटेरियल का यूटिलाइज करेंगे और हम इस पैन को क्रिएट करेंगे तो मार्केट में ये इसमें वैल्यू एडिशन होके, वैल्यू एडिशन हम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम में वैल्यू एडिशन पढ़ते हैं, तो हम उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि वैल्यू एडिशन होता क्या है। बट रियलिटी में क्या है कि हम रॉ मटेरियल में इनपुट डाला एंड आउटपुट जो हम मार्केट में यहाँ पे सेल करने के लिए जाते हैं उसमें वैल्यू में डिफरेंसेस होते हैं। अब हमने जब सपोज करो कि गवर्नमेंट ने हमको एक दिन लेटर लिखा और गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं एंड वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होता है एंड मार्केट में जो पीपल्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा पेन। सो इस केसेस में क्या होगा, फिर हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर डेफिनेटली रॉ मटेरियल परचेज करने में हमारी हालत ख़राब होती है, हम चाहते हैं कि आप हमको इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टैंडर्ड, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या करती है, इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जब गवर्नमेंट इनपुट सब्सिडीज आपको प्रोवाइड करेगी तो रॉ मटेरियल आपका सस्ता हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल आपका सस्ता हो जाएगा तो डेफिनेटली जो आउटपुट कॉस्ट होगी, जो मार्केट में बिकेगा पेन, वो सस्ता बिकने लगेगा एंड हेयर कस्टमर इजिली इसको ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इनपुट सब्सिडीज। ओके, अब एक होती है डायरेक्ट सब्सिडीज। डायरेक्ट सब्सिडीज क्या होती है, मान लेते हैं आप सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं, हर कोई जाता है कुकिंग सिलेंडर लेने के लिए, तो वहाँ पे डीबीटी मेथड होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड। उस डीबीटी मेथड के थ्रू डायरेक्टली आपके खाते में जो सब्सिडीज का अमाउंट रहता है वो पहुँचाया जाता है, वो डायरेक्टली आपके खाते में पहुँचाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट सब्सिडीज। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें टैक्सेस एंड सब्सिडीज में हम पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हमारा द नेक्स्ट मॉडल आता है, मॉड्यूल आता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंडियन इकोनॉमी और उसके इश्यूज। अब यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं। सबसे बिगेस्ट इश्यूज हमारे लिए क्या है, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। और जो हमारे जो पीपल्स हैं, सो कॉल्ड द बैकवर्ड पीपल्स, बेचारे जो परेशान रहते हैं, उनके इश्यूज़ को डील करने के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को अपन कवर अप करेंगे। गवर्नमेंट किस तरीके से उन स्कीम्स के थ्रू हमारे यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, लोगों का भला कर रही है, हम उनके बारे में कवर अप करेंगे। सो वी शुड कवर द पॉवर्टी सेक्टर। पॉवर्टी के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भैया अनएम्प्लॉयमेंट के बिना एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो कैसे जीवन जियोगे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी इश्यूज है। इसके बाद एटसेट्रा, सरकार भी ऐसे ही करती है ना, सिलेबस लिखते टाइम एटसेट्रा लगा देती है, वैसे ही हम भी एक्सप्लेन करते टाइम यहाँ पे एटसेट्रा लगा रहे हैं। सो प्लीज़ जब हम इस मॉड्यूल को डिस्क्राइब करेंगे तो हम यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मॉडल है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। हमारे यहाँ का जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मॉडल है। क्या है, सबसे बिगेस्ट मॉडल, सबसे बिगेस्ट मॉडल है। सब्सिडीज प्रोवाइड करने के, सब्सिडाइज रेट पे अनाज पानी सबको देने का सबसे बिगेस्ट मॉडल पीडीएस सिस्टम। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे, जिसमें हम राशन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, राशन शॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं। भैया 16 रुपये किलो का चावल मिलता है पीडीएस सिस्टम में, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 16 रुपये किलो चावल खिलाते हैं पीडीएस सिस्टम में सरकार आपको। बहुत सारे लैंटिल्स आपको बस सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। दाल का रेट पता है, कभी मार्केट जाओगे तो दाल का रेट पता चलेगा क्या होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको, खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड, बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। ओके, इसके साथ साथ जैसे हमने पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी और उसके इश्यूज़ पे कवर अप करेंगे, तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज़ को हम कवर अप करेंगे। इसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है द फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी सबसे बिगेस्ट हमारे यहाँ पे इश्यूज़ है एंड डेफिनेटली फॉरेस्ट जो हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ को हम कवर अप करेंगे।
सो फॉरेन पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? सबसे फर्स्ट आपको ये चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। भैया आप लोग की जब पॉलिटी होगी, हमारे यहाँ पे मैम है, तो वो मैम ज्योत्सना मैम है, ज्योत्सना मैम आपकी जब पॉलिटी पढ़ाएंगी तो पॉलिटी में वो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे सोवरेनिटी, एक इंटरनल सोवरेनिटी होती है और एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है। सो एक्सटर्नल सोवरेनिटी में हम फॉरेन पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं। तो क्या कि भैया हम किसी के दबाव में फॉरेन पॉलिसीज़ नहीं बनाते, वी आर सोवरेन टू मेक आवर ओन फॉरेन पॉलिसीज़। अमेरिका के साथ कैसे डील करना है, रशिया के साथ कैसे डील करना है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम किसी के दबाव में डील नहीं करते हैं। ये जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं, इन पॉलिसीज़ के थ्रू हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस एक स्टेट से, मतलब हमारे इंडिया से, दूसरे कंट्री के साथ कोरिलेट होती है। ओके, सो फॉरेन पॉलिसी में हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, शार्क के बारे में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे जो नेटिव रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट हम पार्टनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो भी हमारे यहाँ पे इश्यूज़ हैं, और हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं, डील करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। Okay, so that's how we are going to cover all the modules, and I hope आपको ये सारे मॉड्यूल समझ में आए होंगे और किस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे फॉर द अपकमिंग MPPSC एग्जामिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो बने रहिएगा हमारे साथ ओमनीशेंट एकेडमी में। हम अपकमिंग टाइम पीरियड में आपको डे टू डे बहुत सारे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके MPPSC सिलेबस को कवर करेंगे एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो हियर माई सेल्फ वैभव एंड आई एम हियर टू टेल यू हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क फॉर द MPPSC एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ अ बिग थैंक यू एंड द मोस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।